हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जबरदस्त तरीके से शुरुआत एक बेहतरीन कर ली थी। फटाफट से क्विक रीकैप जो है कल के सेशन का कर लेते हैं और उसके बाद आज की बातचीत को जो है आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो एडवांस अकाउंट्स में हमने सबसे पहले सीखा था भाई एडवांस अकाउंट पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या तब्दीलियां आई। हमने सिलेबस को मैप किया था। हमने कहा था कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस में अभी भी हैं। एक छोटा सा था, 9th कहने में शर्म आती है लेकिन कह देते हैं, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा हमारे सिलेबस में है सारे एएस। जी हाँ, 1 से लेकर 29 तक सारे एएस हैं जो कि इफेक्टिवली 27 बनते हैं क्योंकि एएस नंबर 6 तो एएस नंबर 8 हैगा नहीं पुत्र। हमने कहा था ठीक है सिलेबस मैप हो गया। उसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ सामान लेकर हम चढ़ गए थे किसके ऊपर जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के ऊपर। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट से संबंधित बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ भी कितियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने। लेकिन हम जब ये चैप्टर कर रहे हैं हम एएस 13 सारा इसके अंदर नहीं कर रहे। एएस 13 संबंधित कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट हैं जो कि मैं आपको एएस 13 में अलग से करवाऊंगा। फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमने कहा था भाई जब भी आपके पास कुछ स्पेयर पैसा पड़ा है, आप कहते हैं कि क्यों ना मैं किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में इस पैसे को कहीं लगा दूं, हम कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, कैसी रिटर्न आ सकती है? एएस नंबर 13 कहता है भाई जो आपके पास रिटर्न आ सकती है ना, इट कैन बी ऑफ द रिकरिंग नेचर, इट कैन बी ऑफ द नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू नेचर की चीजें जो बार बार आती जाएगी। डिविडेंड आ सकता है, रेंट आ सकता है, रॉयल्टी आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, और हो सकता है आप कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना चाहते हो। तो दोनों में से कुछ भी आपका जो है मोटो हो सकता है। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली आगे जब हमने देखा कि क्लासिफाई किस तरह से की जा सकती है, हमने कहा एक तो क्लासिफिकेशन बनती है ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। इट कुड बी द करंट इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर पुत्र कि आप कितने समय तक होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम 1 ईयर तक ही होल्ड करना है तो ये है करंट ईयर इन्वेस्टमेंट। और अगर आप चाहते हैं 1 साल से ज्यादा होल्ड करना है तो हम कहते हैं पुत्र ये होगी थोड़ी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा था वैल्यूएशन का रूल क्या है? आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन का रूल होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म में एट कॉस्ट, हम कहते थे वैल्यू करना एट कॉस्ट, क्योंकि वहां पर आपका आपका पर्पस उसको सेल करना नहीं है शॉर्ट टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करना। रोज रोज उठकर नहीं देखना क्या प्राइस हो गया, क्या प्राइस हो गया, ना ना, लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसी हरकतें नहीं करनी। लेकिन अगर पता चला कि प्राइस कम हो गया है और कुछ ऐसा लगता है जो टेम्पररी नेचर का नहीं है, तो हमने कहा था प्रोविजन बुक कर लेना। प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन अगर परमानेंट नेचर का है तो आप प्रोविजन बुक कर लेना। उसके बाद हमने कहा था डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी इनकम जनरेट करते हो तो आप हो सकते हो या तो एफआईबीएस या फिर वीआईबीएस। एफआईबीएस बोले तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप और वीआईबीएस बोले तो वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप। एफआईबीएस के अंदर आता था मेनली डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, और वीआईबीएस के अंदर आते थे इक्विटी शेयर्स। हमने कहा था दोनों ही टॉपिक बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करती थी एफआईबीएस की। एफआईबीएस के अंदर जब जब ट्रांजैक्शन होती है तब तब इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया था जिसके थ्रू हमने पूरा फ्लो समझ लिया था। परचेज करते हैं तो क्या होता है, सेल करते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट की डेट पर क्या होता है, ईयर एंड पर बैलेंस एक्सेट्रा कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, और हमने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज लिख ली थी। हमने कहा था जब आप परचेज करोगे तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कौन सी आती है? जो कि आपकी एक्स एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू आती है। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की और बैंक में जो टोटल पेमेंट यानी कि कम इंटरेस्ट की वैल्यू आती है। सिमिलरली जब आप सेल कर रहे हैं आप कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। आपको सेल करते टाइम इंटरेस्ट भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का पैसा भी मिलता है। तो हम कहते थे जब बैंक में है वहां पर टोटल अमाउंट जितना है वो आ गया, लेकिन जो एक्स इंटरेस्ट वाला अमाउंट है यानी कि सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर वो इन्वेस्टमेंट में आती है और जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो इंटरेस्ट कॉलम में आ गया। अब यहां पर ये चक्कर क्या है, इंटरेस्ट कौन से की बात कर रहे हैं? ऐसा इंटरेस्ट जो कि पार्टीज के बीच में सेटल हो रहा है। कंपनी ने तो अपनी 2 डेट्स फाइनल कर रखी है, भाई हम इस डेट को इंटरेस्ट देंगे जिस दिन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बाय डिफॉल्ट ये वाला इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो पीएनएल में जाकर ईयर एंड पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब पार्टी आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है अगर वो डेट आपकी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करती, उस केस में पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का जो इंटरेस्ट होता है, हमने सीखा था कि पार्टीज को आपस में सेटल करना पड़ता है, जिसके कारण परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में भी इंटरेस्ट उपस्थित हो जाता है। और ईयर एंड पर जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो सारा आपका पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्रेडिट वाले ऐड कर लेना तो पुत्र डेबिट वाले माइनस कर लेना। उसके अलावा हमने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को जमकर सीख लिया था, दोनों के ऊपर दो दो प्रश्न करके अपना कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। एंड जाते जाते हमने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की नॉलेज भी ले ली थी जिसमें दो आते थे, स्टैंप ड्यूटी और ब्रोकरेज। हमने कहा था जो ब्रोकरेज है नॉर्मली ब्रोकरेज कह लो, कमीशन कह लो, दैट इज कंप्यूटेड ऑन द
ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन जो स्टैम्प ड्यूटी है वो मेनली फेस वैल्यू पर निकलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साथ में अपना कुछ कह दे कि नहीं भाई इस वैल्यू पर ही निकालो, तो उस वाली वैल्यू पर ही निकालना जो कि क्वेश्चन आपको कह रहा है। परचेज के केस में हमने कहा था इंसिडेंटल एक्सपेंस को ऐड कर देना और सेल के केस में इंसिडेंटल एक्सपेंस को माइनस कर देना। ये हमने कर लीजिए फटाफट से रिवीजन लास्ट लेक्चर की। तो डेली प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा। जब आप लेक्चर में आएंगे तो पिछले वाले लेक्चर में जो हमने किया मैं उसकी फटाफट से क्विक रिवीजन कराऊंगा, सो दैट दिमाग दे विच चंगी तरह नाल बैठ जाए और आप भूल ना पाओ जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं। और उसके बाद अगर कोई होमवर्क होगा तो होमवर्क चेक करेंगे। हाँ, आज की डेट, आज इसका कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन आज इसका होमवर्क मिलेगा आपको। आज कोई होमवर्क नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन आज होमवर्क मिलेगा आपको। क्या बात है, आइए स्टार्ट करते हैं आप और मैं मिलकर, देवियों और सज्जनों। आइए जी, आइए जी, ये लो, ये लीजिए जी। तो हमारे लास्ट लेक्चर की बातचीत ये थी। उसके बाद हमने कर दिया था जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट। ये देखिए हमने चित्र बनाकर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लिया था। हमने कहा था इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन 1 थी, क्लासिफिकेशन 2 थी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, एफआईबीएस, अंडरस्टैंडिंग द पुत्र बेसिक्स। यहाँ पे हमने भल्लाल देव, महेशमती और बाहुबली को लेकर एक एग्जाम्पल बनाया था। पूरा डिटेल में सीखा था, पूरा डिटेल में सीख लिया था, जबरदस्त तरीके से पूरा फ्लो। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री सारी एक जगह लिख ली थी रेडी रेफरेंस के लिए अपने पुत्र जी। उस तो बाद हम आए थे एफआईबीएस एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन पर। एक्स इंटरेस्ट का मतलब था कि परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। और इससे संबंधित प्रश्न नंबर 2 परचेज का, प्रश्न नंबर 4 सेल का किया था। फिर कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन सीखा था, जहां पर ट्रांजैक्शन के प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, वो माइनस करके आप मेन वैल्यू तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किया था परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज का, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था सेल वाला। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 एफआईबीएस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पुत्र मैं लिखवा दिते सी। ये देखो जी, बड़ी चंगी तरह नाल ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗੀ। ठीक है ना। चलो भाई, बल्ले बल्ले। एक कंसेप्ट सी, कंसेप्ट नंबर 7। लो भाई कंसेप्ट नंबर 8, आओ जी। आज का कंसेप्ट नंबर 8 स्टार्ट किया जावे। जय माता दी। आ जाओ पुत्र, आ जाओ पुत्र, आ जाओ पुत्र। आज के लेक्चर में क्या किया जाना है मेनली, ये देखो जी, मैं आपको दिखा दूं। ये हमने इस किताब से कल मैंने मार्किंग करी हुई है। 1 2 3 4 5 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हमें आज बढ़ना है, 5 नंबर से आगे हमें बढ़ना है। इनमें क्या है, हमें लेजर अकाउंट्स मेनली एग्जाम में इंस्टीट्यूट बड़े क्वेश्चन में पूछता है। तो आज हम लेजर अकाउंट पहले सीखेंगे और फिर लेजर अकाउंट्स बनाकर देखेंगे। एफआईबीएस का काम हम आज खत्म कर देंगे। एफआईबीएस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे आज उड़ाएंगे। आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लीजिए जी, लेजर अकाउंट हमें बनाने के लिए क्वेश्चन कहेगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमारा नया नया नाता अकाउंट्स के साथ पढ़ा था तो हमने सीखा भैया पहले लेजर नहीं सीखा जाता, पहले जर्नल सीखा जाता है। जर्नल हमने सीख लिया, अब हम लेजर बनाने के लिए तैयार हैं। कौन बनाएगा लेजर? सर कंपनी बनाएगी लेजर। और नहीं पुत्र, लेजर कौन बनाएगा? इन्वेस्टर बनाएगा। हमने कहा था हम ये चैप्टर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मतलब कि मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर ले लिए, तो उस कंपनी को अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट मेरे को बनाना है। इन्वेस्टर वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टर इज प्रिपेयरिंग दिस लेजर अकाउंट। आइए जी, तो लिखेंगे क्या, किस प्रकार से, बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर। मिस्टर हटा देते हैं, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, मिसेज भी तो हो सकती है, ऐसा भेदभाव क्यों? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ जी, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आर्टिफिशियल पर्सन भी तो हो सकता है, तो हमारी कंपनी ह्यूमन बीइंग से कम है के? बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर के अंतर्गत आएगा पुत्र पुत्र पुत्र, मैं एक मिनट छड़, रुको जरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ठीक है, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। मैंने कलर स्कीम अपनी फिक्स करनी हैगी बिकॉज ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
बुक की टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी ने, मैंने बताया था ये वाली जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तक पहुंचने में समय लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक आपके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में गूगल ड्राइव पे उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड करके जो है प्रयोग कीजिए इसका। आओ भाई, हाँ जी, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम डैश टू डैश, क्वेश्चन हमें कहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दो, इन्वेस्टर की बुक से बनाना है, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, जितने भी पीरियड का होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और आपको ये भी लिखकर बताना है कि ये कौन सी चीज है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब है सिक्योरिटी कौन सी है, वो भी आपको पुत्र जी एथे मेंशन करना है। जब क्वेश्चन में जाएंगे तब एक्चुअल में देखेंगे। मान लो मेरे पास डिबेंचर हैं तो डैश परसेंट डिबेंचर ऑफ डैश, किस कंपनी के कितने डिबेंचर है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ये हेडर्स आ गए, उसके बाद हमारा अकाउंट आएगा। अकाउंट में क्या क्या कॉलम्स आएंगे जी, दो साइड रहेगी अपनी, ये लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, उत्तर नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेबिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अतः पुत्र, अमाउंट। ये जो नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट है ये सारे कॉलम रुपी में है। नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, फेस वैल्यू। और जो ये अमाउंट वाला कॉलम आपको दिख रहा है, बेसिकली अमाउंट वाला जो कॉलम है ये एक्स इंटरेस्ट है जी। जो आपको यहां पर ये अमाउंट वाला कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर आती है आपकी एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू। इंटरेस्ट के लिए कॉलम अलग से हो गया, इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर आएगी, एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी जी अमाउंट में। और जब हमने कहीं पर भी अगर एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, तो आपको सर इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा, सर दिख नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा है जिसपे ये अमाउंट लिखे ना बेटा, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। किससे दर्शावें, रुको जरा, ए यो लो, यो तो लैंड मारी ठीक से नहीं बनी, रुको। ये जो अमाउंट अमाउंट वाला है ना, यो ही है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो आप जर्नल एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज कर रहे हो ना, ये वही वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये वही वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जी। हाँ जी, लेजर अकाउंट में क्या क्या आवेगा, लेजर अकाउंट में क्या क्या आवेगा, हो सकता है आपके पास ओपनिंग कुछ बैलेंस हो सकता है आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस हो, आप कहेंगे टू बेल ब्रॉट डाउन, टू बेल ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है। इंटरेस्ट के लिए अभी मैं यहां पर ये लगा देता हूं, और टिक्की ओब्लिक क्रॉस, टिक्की ओब्लिक क्रॉस भूल जाना, अभी ऐसा कुछ है, आज के लेक्चर के एंड तक ये पता चल जाएगा टिक्की ओब्लिक क्रॉस क्यों लगी है। हाँ जी, उसके बाद आपने हो सकता है खरीदे, तो आप कहेंगे टू बैंक अकाउंट, परचेज, जब आपने परचेज करे, नॉमिनल वैल्यू है, अमाउंट है, एंड यूजुअली इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि हमें पता है जब भी परचेज की ट्रांजैक्शन होती है पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट रहता है। मतलब आप दो चीजों के पैसे दे, तो इंटरेस्ट के, एंड दूसरा एक्स इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड हम लिखते हैं जी बाय बैंक, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, बाय बैंक रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला है, बाय बैंक रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आएगा ना, और कहां जाएगा। उसके बाद बाय, ठीक है, नया नया बना रहे अकाउंट वर्ड लिख देते हैं, अच्छा लगता है, बाय बैंक अकाउंट सेल। आपने सेल करी, जब डिबेंचर सेल करे कितनी वैल्यू के सेल करे, क्या इंटरेस्ट आपको मिला, और सेल वैल्यू क्या मिली। सेल के समय पर भी हमने देखा था, आप जिसको भी डिबेंचर बेचोगे अपने, तो आप कहोगे भाई पिछला इंटरेस्ट इस दिन को मिला था और इतना समय हो गया है, तो इतने समय का तो मेरा बनता है इंटरेस्ट, तो मेरे को इंटरेस्ट के पैसे भी दे दे। और जब आप सेल करेंगे, सो देयर कैन बी द लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल, तो अगर लॉस है हम कहेंगे बाय P&L अकाउंट
लॉस ऑन सेल आपके अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा, एंड इफ देयर इज प्रॉफिट यू विल से टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल, टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल। कितनी आसान सी बात है। हमें पता है कि डेबिट साइड पर तो खर्चे आते हैं। मान लो यहाँ पर कॉस्ट लिखे 100, एग्जाम्पल रफली एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए की कॉस्ट थी, आपने जब उस चीज को बेचा तो आपकी 95 की बिकी। हमें पता है कि यार डेबिट क्रेडिट हैज टू बी मैच, डेबिट हैज टू मैच। डेबिट साइड में 100 है, क्रेडिट साइड पर 95 में सेल हुई, यानी कि 5 का लॉस हो गया, तो मैं उस 5 को यहाँ पर डाल दिया, सो दैट मेरी कॉस्ट से मैंने इसको मैच करवाया। बेसिकली जितना डेबिट में उतना ही क्रेडिट में डालना है मेरे को। और ऑन दी अदर हैंड मान लो अगर मैंने 100 रुपए किया है डेबिट, लेकिन मेरा क्रेडिट है 105 रुपए का, मेरी सेल हो गई 105 रुपए की, मीन्स देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपए। बन जाओ मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं उसको यहां पर दिखाऊंगा टू पी प्रॉफिट, तो मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच करना है। ये हमारा सिंपल सा पर्पस है यहाँ पे। ये लीजिए, टू पी प्रॉफिट ऑन सेल, बाय पी लॉस ऑन सेल, सब हो गया। जब ईयर एंड होगा तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई टू पी अकाउंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं बाय पी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पी में जा रहा है आपका इंटरेस्ट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कहाँ है भी गोला, ये लीजिए, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड देयर विल बी कैरिड डाउन, आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट बची है आप कह दोगे बाय बेल कैरिड डाउन, ठीक है ना। ये क्या चीज शो कर रहे हैं, दिस इज शोइंग पुत्र बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन हैंड, बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड, यानी कि आपके पास क्लोजिंग के समय पर कितनी इन्वेस्टमेंट है। आप कहोगे ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हम जनरल में तो ये मान के चलिए इतने क्रॉस ही आना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ टिक्की ओब्लिक क्रॉस, आज के लेक्चर के अंत तक आपको सिखा दूंगा, और यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे ना। भाई थम थोड़ा सा नीचे आओ, यो लो भाई। भाई सारे बच्चे नोट कर दे रही हो, कहीं नहीं ना सोचो सर अपने वास्ते बना रहे, अपने वास्ते नहीं बना रहे, मैं थारे वास्ते बना रहा। ये थमने नोट करना, ये हमने हरियाणवी में थोड़ा सा पंच मार दिया, जो हरियाणवी में हमने थोड़ा सा पंच मार दिया। जिसको हरियाणवी आवे है वो बच्चा तो खुश हो गया होगा, जिसको नहीं आवे थोड़ी सी मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाकर देख लिया। अब हम ये बनाकर देखें, अब हम तैयार हैं पूर्ण तरीके से अटैक करने के लिए क्वेश्चन पर। आओ जी, देर किस बात की है। तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट नंबर 8 के लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए लेकर चलूंगा अपने साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 8 का ही हमारा प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी इसको इंट्रोड्यूस किया। आइए जी, बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ना है। इन 2011 मेसर वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। मेसर वाई लिमिटेड इशूड, ये कौन है, कंपनी है जिसके मैंने सब्सक्राइब करे होंगे, तो हमें इसके व्यू पॉइंट से बात नहीं करनी, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। कहता है इन्होंने 12% फुल्ली पेड डिबेंचर इशू करे, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कोई भी क्वेश्चन करोगे ये दो से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इन दोनों डेट से काफी ज्यादा महत्व है। एक तो जब जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन डेट्स पर मिलेगा, क्वेश्चन बताएगा नहीं लिखकर अरे इंटरेस्ट मिल गया, आपको खुद सोचना होगा कहीं 30 सितंबर आ तो नहीं गई, 31 मार्च आ तो नहीं, खुद से ध्यान रखना होगा। और दूसरा, हमें पता है कि जब भी परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन होती है, इंटरेस्ट डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं, क्योंकि परचेज के समय आपको पे करना होता है और सेल के समय उतना आपको मिलता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बातें कर ली थी, ठीक है ना। तो ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट। ऑन 1 मेसर बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स एट ₹101 कम इंटरेस्ट प्राइस, पेइंग ब्रोकरेज एट 1%। वैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 दिसंबर को पहली बार ट्रांजेक्शन हुई, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया उसने। कहता 1 मार्च 2013 को क्या किया, दे सोल्ड ऑल ऑफ दिस डिबेंचर एट 106 कम इंटरेस्ट, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिपेयर इट सेज पुत्र इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, हाँ जी, इन्वेस्टर कौन है आपका, बुक्स ऑफ मेसर बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 12 टू 1 मार्च 2013। आइए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडर फाइनल करते हैं। उत्तर नंबर 5 हमारे सामने आता हुआ, सभी बच्चे मेरे संग संग रहेंगे। आंसर नंबर 5। काफी सारे बच्चे भी कहते हैं
कि सर जैसे आपने बना दिया सर, हमारा ना एक पेज भी नहीं आता सर, तो एग्जाम में मान लो ये है, एग्जाम में मान लो ये है आंसर शीट, हम इसको ऐसे करके बना दें, वाह, टीचर वहां पे कैसे चेक करेगा, ऐसे करके चेक करेगा। ओ भाई ऐसे ऐसे गलत काम नहीं करने, ऐसे स्टंट हानिकारक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं करने, सीधे सीधी शीट पर ही बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे बनेगा ना। आओ मेरे साथ, मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, बनाएंगे अभी। हाँ जी, की दिया किताबा ने, बुक्स ऑफ मैसर बुल एंड बियर, बुक्स ऑफ मैसर बुल एंड बियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कौन से पीरियड के लिए, क्वेश्चन है देखो खुद ही बोला, फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 12 टू 31 मार्च 13, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 दिसंबर 2012 टू 1 मार्च 2013। स्क्रिप्ट कौन सी है जी, स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का नाम भी लिखना है। 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, हर चीज को अलग अलग बिल्कुल क्लियरली दर्शाते हुए और आगे बढ़ते हुए। सीधी है क्या लाइन, लाइन सीधी, लाइन सीधी लग रही है। आइए जी, इसमें कॉलम्स बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, उत्तर नॉमिनल वैल्यू, उत्तर जी इंटरेस्ट, उत्तर अमाउंट। ऑन द अदर साइड सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जब भी क्वेश्चन करते हैं, देयर आर प्लेंटी प्लेंटी ऑफ वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स के दम पे ही हमें नंबर मिलेंगे यहाँ पर। मतलब सिर्फ कोई बच्चा खाली अकाउंट बनाए और कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर ले, तो टीचर को क्या पता भाई आपने वैल्यू कैसे निकाली, टीचर तो कह देगा ना भाई तूने आगे वाले की, पीछे वाले की, साइड वाले की, इधर वाले की, उधर वाले की देख के करी होनी है। तो हमें जो भी चीज करेंगे उसका बकायदे प्रूफ देना होगा। आइए जी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सबसे पहली तारीख आई 1 दिसंबर की, क्वेश्चन ने हमें कहा 1 दिसंबर से 1 मार्च तक बनाना है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते सर सबसे पहले 30 सितंबर आई, सर 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री कर लो। अरे जब क्वेश्चन कह रहा है 1 दिसंबर से 1 मार्च तक बनाना है, तो आप कौन होवे हो इंटरेस्ट की एंट्री करने वाले। 1 दिसंबर और 1 मार्च के बीच में क्या आएगी इंटरेस्ट की डेट, 1 दिसंबर और 1 मार्च के बीच में क्या 30 सितंबर आती है, नहीं। क्या 31 मार्च आती है, नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री ही नहीं करनी हमने, जो 1 दिसंबर से 1 मार्च के बीच में आ रहा है यानी कि परचेज सेल, सिर्फ उसकी एंट्री होगी। आइए देखें, टाइम टू रीड द क्वेश्चन गाइस, कम ऑन। On 1st of December, Messer Bull and Beer purchased 10,000 of these डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 10,000 गुना 100, 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू हो गई जी। कहता आपने 101 कम इंटरेस्ट पर खरीदे हैं, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द परचेज, तो आपने जब परचेज किया उसकी जानकारी आपको दे रहा है। आइए जी, हाँ जी, 1 दिसंबर 2012, टू बैंक परचेज, आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए की, तो 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई। आपने जब खरीदा, लास्ट इंटरेस्ट की डेट कौन सी थी, 30 सितंबर। आपने 1 दिसंबर को खरीदा है जिस पार्टी से, तो आपको उसे इंटरेस्ट देना होगा बीच के पीरियड का, कौन से मंथ का, अक्टूबर एंड नवंबर। 30 सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर एंड नवंबर, और 1 दिसंबर को तो ट्रांजेक्शन ही हो गई। तो एक तो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना है, ये लिख दिया मैंने 1। जिनको डाउट हो रहा है कहां लिखा है, ये लिखा है मैंने 1। 1 का मतलब जो वर्किंग नोट नंबर 1 बन रहा है वो इस चीज का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमारा जो अकाउंट है वो इन चीजों से भरा हुआ होगा। ठीक है, ये लीजिए, मैं वर्किंग नोट्स के लिए यहां पर आ जाता हूं। वर्किंग नोट्स जी, नंबर 1, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 10 लाख
रुपए के डिबेंचर हैं। क्वेश्चन ने कहा जी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे करके लिख दो और क्लैरिटी से 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। क्वेश्चन ने बोला था 12% वाले डिबेंचर हैं और आपको कितने समय का इंटरेस्ट देना है, 2 महीने का इंटरेस्ट देना है। नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ ये 2 महीने कौन से हैं। ये 30 सितंबर को लास्ट टाइम मिला था ना, यानी कि ये 30 सितंबर और आई शुड से 1 अक्टूबर पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर अब तक का 1 दिसंबर यानी कि 31 नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट है। 10 लाख इंटू 12%, 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000 इंटू 2/12 जी, ये आ गया 20,000। मेरे साथ साथ कैलकुलेटर चलाते रहना, ये मत सोचना सर लिख तो रहे हैं हमें क्या जरूरत है लिखने की, ऐसे सोच विचार नहीं रखना पुत्र। 20,000 रुपए का आ गया जी, ये वैल्यू जाकर मैं यहां पर लिख सकता हूं 20,000। अब बात आई इसकी, ये अमाउंट भी हमें निकालना है तो इसके ऊपर मैंने चिपका दिया 2 नंबर, मैं यहां आ गया जी 2 नंबर पर, मैं यहां आ गया 2 नंबर। क्वेश्चन ने क्या बोल लिया है, क्वेश्चन ने कहा आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे एट 101 कम इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, अब उसे माइनस कर देंगे। और क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंस है, हमने सीखा था कि परचेज के वक्त इसको ऐड कर देना, कितना है कहता 1% है। आइए जी, तो हम कह रहे हैं आपका जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, ट्रांजैक्शन का प्राइस कैसे है, कम इंटरेस्ट है। कितना, आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे 101 रुपए के, ये हो गया पुत्र 10,10,000। ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट 10,000 इंटू 101, 10,10,000 आ गया। आपने इसमें क्या करना, हमने कहा जी एक तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना, जो कि अभी अभी आपने निकाला, विच इज 20,000, विच इज 20,000 जी। इंटरेस्ट हो गया माइनस 20,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा भाई आपने ब्रोकरेज पे करी, इंसिडेंटल जो भी एक्सपेंस होगा उसे ऐड कर देना। कितना है, क्वेश्चन ने कहा जी 1% है, और मैंने क्या सिखाया था, ब्रोकरेज हमेशा आपने ट्रांजैक्शन प्राइस पर लगानी। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 10 लाख, तो इस पर आपने लगानी। फिर भी क्वेश्चन में गए वहां पर उसने क्लियरली खुद ही बता दिया कि ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज, क्वेश्चन ने भी इसे बोल दिया। अगर क्वेश्चन ना भी बोलता हम मोहताज नहीं थे प्रश्न के, हमें खुद पता है ऐसे करना होता है। हाँ जी, ब्रोकरेज आपकी जो वैल्यू है 10,10,000 रुपए, 10,10,000, उस दे उत्ते पुत्र 1% ला दो, 10,100 रुपए बन जाओ, 10,100 रुपए जी। इस प्रकार से करते हुए आपकी ये वैल्यू आ गई 10,10,000 माइनस 20,000 प्लस 10,100 जी, 10,100, 10,100 रुपी, 10,100 रुपए। इस वैल्यू को जाकर मैं यहां लिख दूंगा 10,100 रुपए जी, 10,100 रुपए। ये लीजिए, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन कहता ये होगी 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन, कहता जी उसके बाद ना 1 मार्च 2013 को फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर, बुल एंड बियर जिसका हम इन्वेस्टर का अकाउंट बना रहे हैं उसने सारे डिबेंचर बेच दिए एट 106 का इंटरेस्ट। इस बार फिर से उसने 1% की ब्रोकरेज दिया है। बड़ा ही सिंपल सा है, इनके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, 101 का खरीदे 106 का बेच दिया, खुश हैं इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। और ठीक है, पहले देखते हैं 1 दिसंबर 2012 के बाद हमारी ट्रांजैक्शन आ रही है जी 1 मार्च 2013 को। हम कहेंगे बाय बैंक सेल। क्वेश्चन कहते हैं सारे डिबेंचर बेच दिए, मतलब नॉमिनल वैल्यू तो इनकी 10 लाख ही है। प्राइमा फेसी तो देखने से लग रहा है कि भाई इन्होंने खरीदा था कितने में, 101 में, और 106 का बेच दिया, तो इनको लग रहा है कि प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट है, जब भी कम इंटरेस्ट होगा उसके अंदर कोई ना कोई गुंजाइश रहेगी दिक्कत वाली, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट तो तुम्हारा बनता ही था ना, उसके अलावा तुम बताओ तुमने पैसा कितना कमाया, मतलब कैपिटल गेन जिसको कहते हैं कि खरीदा इतने का वर्सेस इतने का बेच दिया, तो उसमें फायदा हुआ क्या। तो पहले देखते हैं इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन को, इंटरेस्ट के अमाउंट को सेपरेट करके हमें पता चलेगा क्या घटित हुआ। आई जी, तो नंबर 3 वर्किंग नोट आ रहा है, जब हमने बेचा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, फिर से 10,000 डिबेंचर
उत्तर जी 100 रुपए का एक डिबेंचर, 12% का इंटरेस्ट, यहां तक तो ओके है। टाइम पीरियड की बात आ गई, ये ट्रांजैक्शन कब कर रहे हो सेल की? 1 मार्च को। लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ था? 30 सितंबर। उसके बाद कौन कौन से मंथ आ गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 5 महीने का इंटरेस्ट तो आपका बन ही चुका है, वो 5 महीने का तो मिलेगा ही। तो आई विल से मल्टीप्लाई 5/12, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और अगर ईयर लिखना चाहोगे तो 1 अक्टूबर 2011 से, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया? 1 अक्टूबर 2012 से लेकर आपका 1 मार्च 2013 तक का इंटरेस्ट है। अगर ईयर भी लिखना है, मैं यहां पर ईयर लिख दूं, 1 अक्टूबर उत्तर 2012 से 31 मार्च 2013 तक का इंटरेस्ट है। कितना आ गया जी? 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, दिस शुड बी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का तो इंटरेस्ट आपको मिला। यहां पर आकर भर लेंगे 50,000 रुपये, यहां पर आकर भर लिया 50,000 रुपये। और हमें इसका निकालना है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला फिगर, कि मैंने इंटरेस्ट के अलावा कितना रुपया रियलाइज किया। नंबर 4 ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट जी। 10,000 डिबेंचर हैं, हमने कितने के बेचे जी? 106 रुपए के। ये हो गया पुत्र 10,60,000। कोई दिक्कत नहीं, 10,60,000 हो गया। क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, एदे विचों पुत्र आपा इंटरेस्ट ਨੂੰ माइनस कर देना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 50,000 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ऐड कर ਦਿੱਤੀ ब्रोकरेज। आंसर मेरे साथ साथ निकालते जाएंगे, कैलकुलेटर अपना स्ट्रांग रखेंगे, और सिर्फ आंसर निकालने और कैलकुलेटर पर करने का नंबर नहीं है, लिखना भी होगा जैसे मैं लिख रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या, आपने 1% का ब्रोकरेज पे किया है, 1% का ब्रोकरेज पे किया, सेल की ट्रांजेक्शन है, ब्रोकरेज को क्या होना होगा? माइनस होना होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। 10,60,000 रुपए की जो मेरी ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर 1% का मेरा ब्रोकरेज भी लगा, तो 10,600 रुपए तो मेरे ब्रोकरेज में चले गए। जो फाइनली मेरे पास बचा अमाउंट वो कितना है? 10,60,000 माइनस 50,000 माइनस 10,600, ये है जी 9,99,400 रुपये पुत्र। 9,99,400 रुपये। तो इस वैल्यू को जाकर मैं अपने इस कॉलम में लिखने के लिए तैयार हूं। 9,99,400। एंड भूलना नहीं है, वेन एवर देयर विल बी अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एज वेल। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट आ रहा है नंबर 5, नेक्स्ट वर्किंग नोट आ रहा है नंबर 5 फॉर फाइंडिंग दी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए मुझे दो चीजों को कंपेयर करना है, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन ने कहा आपने ना सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बड़ा आसान हो गया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। कॉस्ट कितनी है? मैंने समझाया था, जो ये वाला कॉलम बन रहा है ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, और ये वाला जो कॉलम है राइट साइड पर अमाउंट, ये सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर दिखा रहा है। तो कॉस्ट है 10,01,00,000 की पुत्र, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,01,00,000, एंड आपकी जो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज 9,99,400 पुत्र, 9,99,400। क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, देखने में लग रहा था तुमने खमका खरीदा, ये देखो क्वेश्चन ने कहा था ना 101 का खरीदा, 106 का बेच दिया, लेकिन ये ब्लफ है। रीजन, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट वाली वैल्यू, अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो मजा आ जाता, लेकिन जब आपने खरीदा उसके अंदर 20,000 का इंटरेस्ट था, और सेल करते हो इसमें से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट निकला है आपका, जिसके कारण अल्टीमेटली अगर मैं कॉस्ट को सेल से कंपेयर करूं तो हमारा लॉस आ गया, क्योंकि सेल वैल्यू कम है। तो यहां पर हमारा आता है जी लॉस ऑन सेल, कितने रुपए जी? 700 रुपए आ रहा है लॉस ऑन सेल। तो हम एंट्री कर देंगे 1 मार्च 2013 को, 1 मार्च 2013 को हम कहेंगे जी बाय P&L लॉस ऑन सेल जी, कितना रुपया? 700 रुपया।
क्वेश्चन ने कहा था 1 मार्च 13 तक ही अकाउंट बनाना है और कोई ट्रांजैक्शन है भी नहीं, कोई कैरिड ऑन वगैरह नहीं है, बिकॉज ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन सोल्ड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसको हमने ट्रांसफर करना है P&L में। नॉर्मली तो हम करते हैं ईयर एंड पर 31 मार्च लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 मार्च 2013 तक ही बनाओ, तो हम इसी डेट पर रुककर कर देंगे 1 मार्च 13 टू P&L ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जी। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर इसमें डाल देंगे। हाँ जी, ये टोटल आपका बन रहा है 10 लाख, ये टोटल है आपका 50,000, ये टोटल है 10,01,00,000 रुपए, ये तो सेम टू सेम है, ये 10 लाख है, ये भी 50,000 बनेगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और ये है 10,01,00,000 रुपए। आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है सिर्फ यहाँ पर आ रही है कितने रुपए की जी, 30,000। ये लीजिए, ये इंटरेस्ट आपका P&L में ट्रांसफर हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो लेजर अकाउंट से संबंधित एक प्रश्न हमने किया, हमें काफी कुछ इसमें समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, वहां पर और चीजें इसके अंदर करेंगे और ट्रांजेक्शंस देखेंगे, इसको नोट कीजिए। जो मान्य कर्या कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये लो जी, आज का पहला होमवर्क आपके सामने आता हुआ अभ्यासिका वाले प्रश्न में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको, इसका एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन जब आया था तो ये 4 नंबर का पूछा गया था, कॉन्सेप्ट नंबर 8 का, और ये प्रश्न आपका आज के लिए होमवर्क में रहेगा। ये इसी कॉन्सेप्ट का है हमारा। जब कल आओगे तो सबसे पहले यही वाला होमवर्क चेक होगा। होमवर्क नहीं किया तो लेक्चर स्टार्ट मत करना, होमवर्क करने के बाद ही लेक्चर को स्टार्ट करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आल्सो प्रैक्टिस। क्लास में मैं हार्डवर्क करवा रहा हूं, आप उसको नोट कर रहे हो, घर पे आपका काम है, यू हैव टू सॉल्व इट, और फिर नेक्स्ट डे लेक्चर में मैं अपना हार्डवर्क करूंगा, वापस से मैं आपको पूरा ही चेक कराऊंगा। एंड डेली होमवर्क को डेली टेस्ट की तरह मानना है, जहां पर आप इसका कहीं आंसर नहीं, आप होमवर्क करोगे और नेक्स्ट डे पर मैं इसको चेक करूंगा। आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 8 का जो हेडिंग लिखा था इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन केस ऑफ FIBS, मैंने उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया। ये लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9, FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड पुत्र मार्केट प्राइस जी। क्या कहना चाह रहे हैं, हमने ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार हैं, या तो करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है या फिर नॉन करंट हो सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म। हमने कहा था करंट का रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना आपने, जो भी आपके बैलेंस बचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम कहते हैं इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करना। और पता कैसे चलेगा लॉन्ग टर्म है कि करंट है, अगर आपने खरीद लिया और आप उसको रखे हुए हो, मतलब सेल वगैरह नहीं कर रहे कुछ भी, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन जब से हम इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं, हमने क्या सीखा कि भाई बार बार इन्वेस्टर परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, सेल करता है। जब भाई इतनी बार परचेज सेल हो रही है, मतलब जो क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो करंट इन्वेस्टमेंट है। और हमें करंट इन्वेस्टमेंट के केस में याद रखना है रूल कि आपको कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवरेज लेना होता है। क्वेश्चन आपको बकायदा बताएगा कि भाई हमारा ना ईयर एंड पर जिस दिन बैलेंस वाली डेट है, हमारा मार्केट प्राइस जो है इन्वेस्टमेंट का इतने रुपए चल रहा है, तो बताओ किस हिसाब से वैल्यू करें। तो हमने लिखना है कि भाई जो क्वेश्चन हमें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसमें रूल क्या चलता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इसके बारे में मेरे पास बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन अभी नहीं कर रहा। जब क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन में इस चीज को देखेंगे, और फिर उसका एक सब पार्ट भी मैं बनाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सम अप करने के लिए। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। जो मार्केट प्राइस है ये गिवन बाय क्वेश्चन होगा,
और जो कॉस्ट है ये हम खुद से निकाल सकते हैं, ये हम खुद से निकाल सकते हैं, कंप्यूट ऑन ये हम खुद से निकाल लेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एग्जैक्ट कि हमें किस वैल्यू पर कैरी डाउन जो है पुत्र करना है। ये लीजिए मैं अपने पास जो है प्रश्न निकाल लेता हूं, आप भी अपने पास निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर आ रहा है हमारे पास 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 प्रश्न नंबर 6, और बिल्कुल जी प्रश्न नंबर 6 ये लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 9 से आता हुआ। ही सेज मिस्टर संजय furnishes the following details relating to his holding in 8% डिबेंचर ₹100 each of P लिमिटेड। तो स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड, और इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर हैं जी मिस्टर संजय। तो हमें संजय जी की किताबें बनानी है जिसमें हमें बताना है 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड के साथ साल भर में या जो भी पीरियड उसमें क्या क्या। वो कहता है जी हेल्ड एज करंट एसेट, क्वेश्चन को बता रहा है करंट एसेट है हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट मानना, छोटे वाली है शॉर्ट टर्म वाली है। क्या क्या कह रहे हैं जी, 1 अप्रैल 2012 को कहता जी आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, फिर आपने परचेज किया, फिर सेल किया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताइए, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर एंड 31 मार्च। Sanjay closes his books on 31st March. Brokerage at 1% is to be paid for each transaction. Show the investment account as it would appear in his books. और कहता जी मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31st मार्च, मतलब ईयर एंड पर 99 है। एज्यूम फीफो मेथड, एज्यूम फीफो मेथड, जब भी एफ आई बी एस करेंगे बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड ही आपका लगता है, फीफो मेथड के हिसाब से चलते हैं। फीफो की जरूरत कहां पड़ेगी, परचेज में पड़ेगी क्या, सेल के वक्त पड़ेगी। जब सेल करोगे उसका जब प्रॉफिट और लॉस निकालोगे तो आपको फीफो मेथड लगाना है, इस क्वेश्चन में सिखा दूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने। स्टार्ट करते हैं उत्तर नंबर 6। उत्तर ए हैगा 6 नंबर उत्तर। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। हम्म, बुक्स ऑफ संजय, बुक्स ऑफ संजय पुत्र, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है लेकिन हमें क्लियर है, उसने कहा जी क्लोजेज 31 मार्च 13 और 1 अप्रैल 12 को ओपनिंग बैलेंस था, यानी कि पूरे साल का हमारा जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन रहा है। फ्रॉम फ्रॉम पुत्र 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 13, और स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट है 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड जी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही स्टार्ट कर देते होंगे, आप देखा ना था इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा और शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना एग्जाम के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से नंबर मिले, पूरे नंबर मिले और टीचर खुशी से नंबर दे, ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि नंबर ही है जैसे मर्जी लें, गुस्सा दिला के क्यों लेना भाई। जैसे कहते हैं कि पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, तो भाई हंस के स्माइल के साथ करेंगे, रो के करने का क्या तुक है। ठीक है जी, आ जाओ अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमारा लिखा हुआ सामान सीधा रहे। ये लो, कौन जी, डेट, पर्टिकुलर्स पुत्र, नॉमिनल वैल्यू, interest and amount. Similarly, on the other side, date, particulars, nominal value, interest and amount जी। ओके, रेडी है, चलिए जी। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या बोला अपने को, कहता जी 1 अप्रैल 2012 को देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है और कॉस्ट है 1,18,000 रुपए की। आइए तो हम कह रहे हैं 1 अप्रैल 2012 को इनके पास कुछ डिबेंचर पहले से पड़े हैं, ये कहेंगे टू बेल ब्रॉड डाउन, 1,20,000 रुपए की है नॉमिनल वैल्यू, 1,18,000 रुपए की इनकी कॉस्ट है। ये क्वेश्चन ने बता दिया शुरुआत करने के लिए, ये क्वेश्चन ने बता दिया स्टार्ट करने के लिए। फिर क्वेश्चन कहता है जी हमें आपने क्या किया, 1 जुलाई 2012 को
पहले हम ये देखते हैं क्या इसके बीच में कोई इंटरेस्ट की डेट तो नहीं आ रही। इंटरेस्ट की डेट्स हैं 30 सितंबर और 31 मार्च। तो इंटरेस्ट की डेट तो भी है नहीं। 1 अप्रैल 12 पर है, यानी कि 31 मार्च को भी लेटेस्ट मिला ही था। अब तो 30 सितंबर को मिलेगा और 30 सितंबर से पहले हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन है। और क्वेश्चन में गलती ना हो तो आप क्वेश्चन में भी यहां पर लगा सकते हैं एक लाइन, यहां लिख लो 30/9 तो हमें याद रहेगा, और दूसरा 31 मार्च, यानी कि दूसरा इंटरेस्ट हमें कंपनी से इस डेट पर मिलेगा। 1 जुलाई 12 की ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। 100 डिबेंचर आपने परचेज किए। 100 डिबेंचर, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ने बताया था 100 रुपए, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 डिबेंचर की टोटल 10,000 रुपए के डिबेंचर आपने खरीदे। कहता जी एक्स इंटरेस्ट खरीदे हैं हमने 98 रुपए के। और याद रखना उसने नीचे आपको ये चीज बताई है कि हमने ब्रोकरेज एट 1% दी है फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए। सो वी कम ऑन दिस डेट 1 जुलाई 2012 टू बैंक परचेज। 100 डिबेंचर खरीदे बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए। हमें इसमें इंटरेस्ट भी निकालना है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 आता हुआ, और उसके बाद ये वाला अमाउंट निकालना है जिसके लिए वर्किंग नोट 2 आता हुआ। और यहाँ पर हम अपने सारे वर्किंग नोट्स खोल देंगे। यहाँ पर सारे वर्किंग नोट्स हम ओपन कर देंगे। ये लीजिए, वर्किंग नोट्स में आ रहा है सबसे पहला, आपने 100 डिबेंचर लिए, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 8% का रेट है, हम हैं 1 जुलाई पर। आपको लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का समय देख लीजिए कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है। जब मैं खरीद रहा हूं तो जिस पार्टी को मैं पैसे दे रहा हूं उसको मुझे इंटरेस्ट के पैसे भी देने होंगे। अप्रैल, मई और जून, जुलाई तो फर्स्ट ही है, अभी तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है। 100 गुना 100 गुना 8% गुना पुत्र 3/12, ये आ गया जी 200 रुपए। एक सेकेंड, सॉरी, ये आ गया जी आपका 200 रुपए। यहां पर जाकर मैं 200 रुपए लिख सकता हूं। ये लीजिए 200 रुपए का इंटरेस्ट मैंने पे किया। ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट ही हमारी चल रही है। नंबर 2, आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो इस बार एक्स इंटरेस्ट ही है। कितने रुपए का जी 98 का। हम कहेंगे, एक मिनट जी, कलर थीम हम सेम रखना चाहेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए 100 डिबेंचर खरीदे 98 के, ये हो गए 9800। अब क्योंकि ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है पुत्र, तो इसमें से इंटरेस्ट को हमें माइनस नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन ने कहा भैया आपने ब्रोकरेज इनकर करी, और हम जानते हैं कि ब्रोकरेज परचेज के समय इंसिडेंटल एक्सपेंस है, तो आपको ऐड करना है। कितना? उसने कहा जी 1%, तो 9800 का 1% हो गया 98, और आपकी जो ये टोटल वैल्यू आ गई दिस इज 9898। ये लीजिए 9898 रुपी आप देंगे। ये आ गया आपका अमाउंट वाले कॉलम में 9898 वर्किंग नोट नंबर 2 होता हुआ। क्वेश्चन में वापस गए, 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद आ रही है जी ये वाली ट्रांजैक्शन कौन सी, 30 सितंबर को, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम 30 सितंबर बाय बैंक इंटरेस्ट, 30 सितंबर को आपको मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाले कॉलम में इसकी एंट्री होगी, फेस वैल्यू और अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। वर्किंग नोट है पुत्र आपका 3, तो तीसरा वर्किंग नोट हम बनाएंगे, देखेंगे जी कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। कितने डिबेंचर हैं आपके पास, ब्रॉट डाउन में तो थे ही 1,20,000 रुपए के, और अभी अभी मैंने 10,000 रुपए के और खरीद लिए। टोटल फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखिए जी 1,20,000 प्लस 10,000। जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है उस दिन से पहले देखना है कि उस दिन आपके पास कितने डिबेंचर पड़े हैं। ब्रॉट डाउन वाले 1,20,000 थे और 10,000 के हमने 1 जुलाई को खरीद लिए, तो टोटल मेरे पास 1,30,000 रुपए के डिबेंचर हैं। हम कहेंगे जी 1,20,000 बिगिनिंग में थे, 10,000 रुपए के मैंने खरीद लिए, इंटू 8%, इंटू जब भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको पिछली इंटरेस्ट डेट से अब तक का मिलेगा। तो पिछली इंटरेस्ट डेट थी 31 मार्च, अब 30 सितंबर, तो 6 महीने का इंटरेस्ट पुत्र आपको मिलेगा। 1,30,000 इंटू 8% इंटू 6/12 जी, ये आ रहा है 5200।
5200 रुपए का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। बोलो जय माता दी। हेलो भाई, 5200 रुपए का इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया बाय बैंक इंटरेस्ट। शुड बी क्लियर, इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, कहता जी 1 अक्टूबर 2012 को आपने क्या किया, सेल कर दिए 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 100 रुपए। आपने 200 डिबेंचर सेल कर दिए 1 अक्टूबर को। आइए जी, तो 1 अक्टूबर को हम कहेंगे बाय बैंक सेल 200 डिबेंचर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू होगी 20,000 रुपए की। नंबर 4, 30 सितंबर, अभी अभी तो इंटरेस्ट की डेट गई है, अगले ही दिन आपने सेल कर दिया। मतलब बैठे बैठे संजय जी प्रतीक्षा कर रहे थे यार इंटरेस्ट मिले तो मैं कुछ डिबेंचर को सेल करूं। जैसे आप 1 अक्टूबर को करोगे, हमें ये पता है कि जब भी परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है। सेल की ट्रांजैक्शन में आपको इंटरेस्ट मिलता है कब से, प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक। पिछली इंटरेस्ट डेट कब थी, 30 सितंबर, और अब कौन सी डेट है, 1 अक्टूबर। तो भाई कोई इंटरेस्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर लिखना जरूर चाहूंगा, नहीं तो रिवीजन के समय आप सोचेंगे यार इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 4, नो इंटरेस्ट